एनजीओ बनाने का ख्याल कैसे आया, इसके पीछे क्या माइंडसेट था, क्या कॉन्सेप्ट था? हमने अपने इलाके के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, रीमिया खान के नाम से ही ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई। पहले 6 महीने के अंदर ही हमारे पास जो है ना हज़ारों की तादाद में मेंबरशिप हो गई। उस वक्त हमने ये सोचा कि व्हाई नॉट गो ग्लोबल। वी वेंट ग्लोबल बैक इन 2018 विद द नेम ऑफ ग्लोबल पीस चेन। ग्लोबल पीस चेन का एक्चुअली मिशन क्या है, मतलब वो करना क्या चाहती है ग्लोबल पीस चेन? इस इवेंट के थ्रू आप कैसे उस मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं? आज जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जाहिर है वो 10 साल बाद वो नहीं होंगे, ऐसे ही है। हम 10 साल बाद या 15-20 साल बाद जिन लोगों ने दुनिया को चलाना है, यूएन को चलाना है, यूएस का प्रेसिडेंट बनना है, नाइजीरिया का प्रेसिडेंट बनना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, जिन लोगों ने करना है वही अभी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे डिफरेंट इवेंट्स के। तो हम अभी से उनके ऊपर काम कर रहे हैं, माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी आने वाले कल के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप इस तरह की एक अवेयरनेस मुहिम चला रहे हैं, सोल्यूशन भी अब प्रेडिक्ट करते हैं, उनको शेयर भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 2 बड़ी मशहूर जंगें हुई हैं, ईरान एंड इजराइल, पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर इतनी ही अवेयरनेस क्रिएट हो रही है तो ये जंगें क्यों हो रही हैं? कौन से ऐसे कंट्रीज हैं अदर देन पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स हैं जिनका इमेज पाकिस्तानियों के हवाले से पॉजिटिव है? वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। अच्छा। और मिसकंसेप्शन हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताया कि आपने इतने ममालिक में इवेंट करवाए हैं, वाई नॉट इन पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर एक नहायत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ अगर करवाना चाहूँ तो पाकिस्तान के एक छोटे से शहर रहीम यार ख़ान से उठ के उन्होंने दुनिया की तकरीबन सबसे बड़ी एनजीओ की बुनियाद रखी और इस वक्त दुनिया के तकरीबन 30 के करीब ममालिक के अंदर उनकी एनजीओ के ऑफिसेज़ मौजूद हैं और तकरीबन 100+ कंट्रीज़ के अंदर उनकी प्रेजेंस मौजूद है। और यूएन जनरल के अंदर भी वो अपना एक सेशन को होस्ट कर चुके हैं और इसके साथ साथ दुनिया के जो टॉप के 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज के अंदर भी वो अपना इवेंट होस्ट कर चुके हैं। यकीनन वो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, यकीनन वो एक नेशनल हीरो हैं। तो मैं तारुफ करवाना चाहूँगा जनाब कामरान ज़फ़र साहब से। जी कामरान साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? सबसे पहले तो जी वालेकुम सलाम और बेहद शुक्रिया आपका, इंट्रोडक्शन कराया आपने हमारा। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपने इस पॉडकास्ट में। और बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, ऑल गुड। आप अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका अपना एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और ये एनजीओ बनाने का ख्याल कैसे आया, इसके पीछे क्या माइंडसेट था, क्या कॉन्सेप्ट था? ज़हर भाई, आप तो वैसे जानते हैं, हम कोलीग भी रह चुके हैं और ये चले आपके नाज़रीन के लिए में भी एक न्यूज़ भी हो कि हम दोनों केमिकल इंजीनियर हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड की ज़्यादा आपने बात की, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की है और उसके बाद एक फर्टिलाइज़र कंपनी में पाकिस्तान की एज एन ऑपरेशन इंजीनियर भी काम किया है, जो कि अब मैंने फील्ड छोड़ दी है और ज़ाहिर है हम फुल टाइम अपने बिज़नेस को और इसको फोकस कर रहे हैं, ग्लोबल पीस चेन को, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन कराया। बुनियाद इसकी, मैं अभी स्टूडेंट ही था, 2012 की बात है। तो हमने सबसे पहले, जैसे आपने जिक्र किया कि रहीम यार खान का, तो बेसिकली मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है। तो हमने अपने इलाके के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, रहीम यार खान के नाम से ही ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई और उसका पर्पज़ था जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करना, क्योंकि उस वक्त हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी। फॉर एग्जांपल कि मैंने खुद भी कुछ गलतियाँ की जब एडमिशन हमने लेना था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ना, तो हमें चंद एक तो ऑप्शंस हमें पता थे, एफएससी के बाद क्या क्या ऑप्शंस हम जो है ना चूज़ कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों का हमें पता था, तो बहुत ज़्यादा हमें भी अवेयरनेस नहीं थी और मेरे से खुद भी कुछ प्रेफरेंस में गलतियाँ हुई थी यूईटी के अंदर और बाकी। तो उस पर्पज़ से वो एक वीएन को लेते हुए कि अपने इलाके के लिए कुछ करना है या हम यहाँ पे आ गए हैं तो इसका बेनिफिट हमारे पीछे आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको भी होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके हमने रहीम खान प्रोफेशनल सोसाइटी के नाम से अपना एक इदारा स्टार्ट किया 2012 में। एंड विद इन 6 months वी वर इन अप्रोक्सीमेटली एवरी यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। हमने जितने भी बच्चे रहीम खान के पूरे पाकिस्तान में जहाँ थे उनका एक नेटवर्क बनाया और अपने इलाके के लिए काम शुरू कर दिया। पहले 6 महीने के अंदर ही हमारे पास जो है ना हज़ारों की तादाद में मेंबरशिप हो गई। तो फिर हमने जब देखा कि यार ये तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास आ गया, इसको किसी पॉजिटिव काम के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर हमने डिफरेंट जो सोशल इनिशिएटिव्स होते हैं उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, चाइल्ड लेबर के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया और अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी। फास्ट फॉरवर्ड
2018 तक हमने अपनी जो इलाकाई बेस पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसको पहले तो नेशनलाइज कर दिया, पूरे मुल्क लेवल पे उसको हमने स्टार्ट किया, एक्टिविटीज़ की, चाइल्ड लेबर के ऊपर काम किया। बैक इन 2018 तक जो है ना हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने रिप्रेजेंट किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, हाँ, तो 2018 तक, मतलब कि ये 2017 की बात है। ओके। तो जब हमने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग हैं, उन्होंने जब किया उसको रिप्रेजेंट, मोहम्मद अहमद हमारे जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो डिस्कस किया हमने कि जी ठीक है, अभी पाकिस्तान में हमने इतना काम किया सोशल लेवल पे, तो बाहर क्या, मतलब कि हमारी, हाँ, कि बाहर हमारी क्या रेपुटेशन है और हम किस पोजीशन में आते हैं। तो जवाब ये था कि हम तालियां मारने के लिए है ना, हम लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि व्हाई नॉट गो ग्लोबल। तो वी वेंट ग्लोबल बैक इन 2018 विद द नेम ऑफ ग्लोबल पीस चेन। एक इदारा हमने जो है ना मैप्स के अंडर ही, अम्ब्रेला के अंडर हमने एक इंटरनेशनलाइज उसको किया, और 2018 में इट वाज अगस्त, और हम अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं नेपाल के अंदर। अच्छा। और हम ग्लोबल पीस चेन के प्लेटफॉर्म से नेपाल में अभी प्रॉपरली उसको लॉन्च किए बगैर ही नेपाल जाते हैं, और एक नेशनल इवेंट वहाँ पे करते हैं नेपाल में 2018 में। एंड सेम स्टोरी अगेन, विद इन 6 months वी वर इन मोर देन 100 कंट्रीज़। उसके पीछे हमारा होमवर्क था ज़रूर। उससे पहले मैं तकरीबन 2 साल अपना होमवर्क करता रहा हूँ, लाइक के सोशल मीडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने लिंक्स बनाने और दोस्तियाँ बनानी, जो भी हमारे इस फील्ड के अंदर लोग एक्टिव थे उनको नेटवर्किंग की। बट द आयरनी इज़ के मैंने तकरीबन 200 लोगों से रब्ता किया होगा, इससे भी ज़्यादा, अपने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने के लिए, और मुझे किसी से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। एक रिस्पांस मुझे मिला था वो नेपाल से, और हमने वेरी नेक्स्ट मोमेंट जो है ना अपना प्लान बना लिया था नेपाल का। आफ्टर नेपाल इवेंट वी वेंट, एज आई टोल्ड यू दैट विद इन 6 months वी वर इन मोर देन 100 कंट्रीज़, और हम अपना नेटवर्क बना चुके थे वहाँ पे। हमारे हर कंट्री में कंट्री डायरेक्टर, एक असिस्टेंट कंट्री डायरेक्टर, 50 से ज़ायद ग्लोबल पीस एम्बेसडर, हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर्स बुलाते हैं। तो ये हमने नेटवर्किंग कर ली थी, और उसके बाद फिर हमने जो सेकेंड इवेंट, इंटरनेशनल पहला इवेंट जिसमें हमने पूरी दुनिया से लोगों को इन्वाइट किया, वो हमने किया जोहानिसबर्ग में बैक इन 2019, और उसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ हमें ज्वाइन करती हैं। सही। उसके बाद हम अपना इवेंट करते हैं इराक में, कुर्दिस्तान में, यूक्रेन में, और देन द लिस्ट गोज़ ऑन। उसके बाद फिर हमने मलेशिया, और एक तवील लिस्ट है जो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। टर्की, अब तक जो हम इवेंट कर चुके हैं फिजिकली, जहाँ पे हम खुद जाके इवेंट होस्ट किए हैं अभी तक, वो 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, कनाडा, स्पेन, अज़रबैजान, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। और जैसा अभी आपने जिक्र भी किया कि अभी हमने रिसेंटली अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के नाम से ना, शॉर्ट सर्टिफिकेशन लीडरशिप एंड पीस बिल्डिंग के ऊपर। तो वो हमने अब तक इंपीरियल कॉलेज लंदन में भी हम करके आए हैं, वर्ल्ड पे 2nd नंबर पे आती है वो यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर, और ऑक्सफोर्ड में भी कर चुके हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कर चुके हैं, हार्वर्ड में कर चुके हैं। तो ये अभी तक की हमारी जर्नी रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि ये भी आपने जिक्र किया कि आपने दुनिया के 30 कंट्रीज में इवेंट किया है। ग्लोबल पीस चेन का एक्चुअली मिशन क्या है, मतलब वो करना क्या चाहती है ग्लोबल पीस चेन, ठीक है, और इस इवेंट के थ्रू आप कैसे उस मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, इससे भी पहले शायद मुझे ये बताना चाहिए कि मुझे, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि जो हमारी मैप्स ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान लेवल पे हम काम कर रहे थे, उस पर हम बेसिकली एजुकेशन पे काम कर रहे थे, चाइल्ड लेबर पे काम कर रहे थे। सही है। लेकिन जब हमने फैसला किया इंटरनेशनल होने का, उस वक्त मेरे जहन में स्पेशली जो हमने सोचा, वो एक बड़ा एक पॉइंट है जो हमें हमेशा से ट्रिगर करता था सिंस आवर चाइल्डहुड, कि जो पाकिस्तान के अंदर हमने टेररिज्म देखी और उसका जो परसेप्शन दुनिया में गया। फॉर एग्जाम्पल, हमें टैग किया गया और स्टीरियोटाइप्स हुए पाकिस्तान को लेके कि ये एक सेफ कंट्री नहीं है, पीस एंड स्टेबिलिटी के वहाँ पे इश्यूज़ हैं। तो वो चीज़ हमेशा हमें ट्रिगर करती थी कि जब भी हमें मौका मिला कभी इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम अपने पाकिस्तान का जो रियल इमेज है वो दुनिया को ज़रूर दिखाएंगे। ठीक हो गया। तो उस सिलसिले में हमें बिल्कुल पीस के ऊपर काम करने की ज़रूरत थी। तो हमने अपनी जो डोमेन है उसको SDG UN की नंबर 16 है, पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो उसके ऊपर हमने सारी वर्किंग की। और उसका मेन मोटो बेसिकली तो आप कह सकते हैं कि गैर महसूस तरीके से हम पाकिस्तान ही के इमेज को पूरी दुनिया के सामने
सामने जो हमारा रियल इमेज है, और जो रियल इमेज है एक्चुअली विच इज़ पॉजिटिव इनफैक्ट, जो कि दुनिया को नहीं पता। एक बहुत बड़ी तादाद में दुनिया पाकिस्तान को जो पहचानती है या समझती है, वो बिल्कुल वो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो हमें बिल्कुल भी अच्छे ना लगे, रियलिटी भी नहीं है जिसमें ना बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं। और पाकिस्तान के हालात भी ऐसे रहे हैं, और मीडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया है, और तो हमारे लिए ये एक ड्यूटी भी थी कि हम पाकिस्तान का जो रियल इमेज है और बताएं कि वाकई पाकिस्तान में किस क्रेडिबिलिटी के लोग हैं, क्या हमारा पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं अगर हमें मौका मिले। तो मौका हमें बेशक नहीं मिला, हमने अपना मौका खुद क्रिएट किया, हमने अपना ही प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, और पूरी दुनिया को हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए और हम उनके लीडर बने। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की भी बात है पाकिस्तान के लिए। तो उसमें जो हमारा रियल जो मोटो था ग्लोबल पीस चेन का, वो तो यही है कि पूरी दुनिया को हम एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आते हैं। और एक्चुअली हम पीस को डिफाइन भी करते हैं कि पीस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट अदर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर एंड रेस, एंड टू रिजॉल्व द इश्यूज वाया डायलॉग। तो इस मिशन को हम लेके चले हैं, और हमने एक पीस पटिशन जो है उसको स्टार्ट किया विच सेज पीस बाय डायलॉग। तो व्हाट वी बिलीव दैट अगर किसी भी दो मुल्कों के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इश्यूज है, तो उसको जो सोल्यूशन है वो टेबल पे होना चाहिए, वो डायलॉग से होना चाहिए, वो निगोशिएशन से होना चाहिए, वो आर्बिट्रेशन से होना चाहिए। वॉर इज़ नेवर एन ऑप्शन, क्योंकि जब भी किसी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो इट इज़ ह्यूमैनिटी हु लूजेस, नो वन विंस। कोई कंट्री उसमें जीतता नहीं है जंग को, बल्कि इंसानियत ही हार जाती है। तो इस मोटो को लेके हम चले हैं, और हम एक पटिशन बना रहे हैं जिसमें हमने 1 मिलियन सिग्नेचर्स इकट्ठे कर रहे हैं पूरी दुनिया से बाय यूजिंग आवर ओन नेटवर्क एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो वो पटिशन हमारे प्लान के मुताबिक जब 1 मिलियन सिग्नेचर्स हम लेंगे, और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो हमने सबमिट करनी पटिशन UN हेडक्वार्टर में ही, और वो हमने दुनिया को पैगाम देना है, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको पैगाम देना है कि जो आने वाली लीडरशिप है या आज की जो यूथ है, वो उसका विजन क्या है, वो किस तरीके से दुनिया को लीड करना चाहती है। तो ये पैगाम जो है हम दुनिया को देना चाहते हैं, क्योंकि आज जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जाहिर है वो 10 साल बाद वो नहीं होंगे, ऐसे ही है। हम 10 साल बाद या 15-20 साल बाद जिन लोगों ने दुनिया को चलाना है, UN को चलाना है, US का प्रेसिडेंट बनना है, गाना का प्रेसिडेंट बनना है, नाइजीरिया का प्रेसिडेंट बनना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, जिन लोगों ने करना है वही अभी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे डिफरेंट इवेंट्स के। तो अभी से उनके ऊपर काम कर रहे हैं, माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं, और एक इंक्लूसिव सोसाइटी आने वाले कल के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि आप जैसे एक अवेयरनेस मुहिम क्रिएट कर रहे हैं या सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जगहों का? बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। सही है। लाइक कि हमारी कोई भी एक कॉन्फ्रेंस है, फॉर एग्जांपल आज जिस हालात में हम हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर हम अपना नैरेटिव जो है वर्ल्ड लीडर्स को पहुंचाने के लिए एक फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें हमने फ़लस्तीन और गाज़ा को, इसराइल को डिस्कस किया। तो हमारी हर कॉन्फ्रेंस में 70 to 80 डिफरेंट नेशनलिटीज़ बैठती हैं, जर्नलिस्ट बैठते हैं, उसके अलावा डिप्लोमेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त और इंटेलेक्चुअल गैदरिंग होती है। तो वो गैदरिंग 3 दिन में क्या निकालती है सोल्यूशन, क्या कंक्लूजन निकालती है, उसकी हम एक रिपोर्ट बना के जो रेलिवेंट पावर कॉरिडोर्स हैं, UN के इदारे हैं, रेलिवेंट जितनी अथॉरिटीज़ हैं, उसको हम वो प्रपोजल के सूरत में सेंड करते हैं कि आज की यूथ जो इधर इकट्ठी हुई है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, वो किस तरीके से इस सोल्यूशन का रिजल्ट चाहती है और उनके लिए क्या मतलब कि वो प्रपोज करती है। तो वो एक प्रेशर ग्रुप के सूरत में, आपको पता है कि एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो सिविल सोसाइटी है वो अपना जो रोल प्ले करती है, वो इस तरह के इवेंट से प्रेशर एग्जर्ट करने की कोशिश करती है, जो कि हम कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप इस तरह की एक अवेयरनेस मुहिम चला रहे हैं, सोल्यूशन भी अब प्रेडिक्ट करते हैं, उनको शेयर भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 2 बड़ी मशहूर जंगें हुई हैं, ईरान एंड इजराइल, पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर इतनी ही अवेयरनेस क्रिएट हो रही है तो ये जंगें क्यों हो रही हैं? अब ये तो आपने जिस लेवल की बात कर दी, इसमें तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि हम तो फिर इतने शायद लेवल पे शायद काम नहीं कर रहे जिस लेवल पे UN काम कर रही है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट जो है ना एक पूरी डिबेट है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इन द वर्ल्ड व्हाट रियली मैटर्स इज योर पावर। ठीक है, ये तो आपकी कैपेसिटी क्या है किसी भी एक कंट्री की ना, तो वो कैपेसिटी माइट इज राइट ही चल रहा है आज तक। ठीक है, हम सोसाइटी आज से 100 साल पहले जो थी उससे शायद बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी हम परफेक्शन पे नहीं गए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ें हमने
एग्री कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल यूएन ने कोई चार्टर बना दिया है तो हर कंट्री उसकी कंप्लाइंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं जो इसराइल कर रहा है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं फॉलो हो रहा, कोई यूएन की रेजोल्यूशन नहीं पास हो रही, लेकिन यूएन का इसका मतलब ये फिर भी नहीं है कि यूएन ने अपनी जो एक प्लेटफॉर्म है उसका दरवाज़ा हमने बंद कर दिया। आज की डेट में भी यूएन जनरल असेंबली हो रही है, पूरी दुनिया के लीडर्स वहाँ गए हुए हैं, हालांकि उसकी अफादियत नहीं है, वहाँ पे क्या करने गए हैं, गए हुए हैं क्योंकि हम भी गए हुए हैं। एग्जैक्टली तो मतलब कि इंसानियत ने अभी तक यही जो सोल्यूशन है वो निकाला है कि हमें बैठने ही की ज़रूरत है, राइट। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स बैठें, डिबेट करें, डिस्कशन करें और कोई रेजोल्यूशन और कोई सोल्यूशन निकाल के लाएं। वो रेजोल्यूशन और सोल्यूशन किस लेवल पे इंप्लीमेंट होता है ये एक अलग डिबेट ज़रूर बन जाती है। उसमें मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है कि इससे हम देखें, मेरी तो हमेशा कोशिश होती है कि हर शर में से भी खैर निकालना है ना। तो अब यूएन को मैं किस तरीके से देखता हूँ कि यूएन एटलीस्ट क्या मतलब कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। लेट्स से हम इसराइल और फ़लस्तीन की ही बात कर लेते हैं, तो अब तक कोई ओवर 130 डिफरेंट रेजोल्यूशन पास हो चुकी है यूएन के अंदर, राइट, जिसमें से मोर देन 70 जो रेजोल्यूशन है ना वो सपोर्ट करती हैं पैलेस्टीनियन कॉज को, राइट, और तकरीबन 30-35 जो है ना वो न्यूट्रल है, बैलेंस है ना, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही है ना इसराइल को, और 10 से भी कम है जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, ठीक है, यूएन की रेजोल्यूशन बता रहा हूँ, ये बड़े शॉकिंग फैक्ट होगा बहुत से लोगों के लिए। लेकिन अच्छा, अब इसका हमने करना क्या है? इस रेजोल्यूशन से आपने मतलब कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? जो मेरा पर्सपेक्टिव है बिगर कंट्रीज़ के लिए वो ये है कि ये रेजोल्यूशन गारंटी नहीं करती यूएन की रेजोल्यूशन के वो सोल्यूशन आपको यूएन बाय फोर्स लेके दे रहा है, बल्कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड कर देती है, वो एक एक्सक्यूज़ ज़रूर प्रोवाइड कर देती है। बाकी अब आप स्टेक होल्डर हैं तो ये अब आपकी कैपेसिटी है। अगर आप में इतनी पावर है, ठीक है, आप में इतना जोर है, तो आप अपना हक ले लो, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, ब्लेम नहीं करेगा। अच्छा। मतलब कि ये एक्सक्यूज़ आपको मिल जाता है कि आप अपना हक जो है ना बाय फोर्स ले सकते हो, अगर ले सकते हो तो ले लो, दुनिया फिर आपको ब्लेम नहीं करेगी। मैंने जो निकाला ना यूएन के अंदर से मालूमात के लिए भी और ऑडियंस की मालूमात के लिए पूछना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हक लेके देना या जस्ट ये वाज़े करना कि हक किसका बनता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यूएन बाय फोर्स कभी भी आपको जो भी रेजोल्यूशन है उसको पूरा नहीं करके दे सकती। अच्छा, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, जैसे अच्छा यहाँ पे भी फिर थोड़ा सा 22 जो है ना आ जाता है यूएन का कि कोई अगर ऐसा हक लेना है जो लेना किसी ताकतवर मुल्क ने है और जिससे लेना है वो उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सैंक्शंस लग जाएंगी, सैंक्शन लगेगी, ठीक है। लेकिन हमारे केसेस में या बहुत से केसेस जिसको हम अपने फॉर एग्जांपल मुस्लिम वर्ल्ड की अगर बात करते हैं, फ़लस्तीन की कॉज करते हैं, तो उसमें ये चीज़ उस तरीके से एक्सरसाइज होती हमें दिखाई नहीं देती। अगेन यहाँ पे बात यही आती है कि सबसे पहले कंट्रीज़ को, या अगर आप अपने मुस्लिम वर्ल्ड की भी बात करते हैं ना, तो उनको सबसे पहले अपनी कैपेसिटी इन्हेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप का कद इतना बड़ा करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट जो राइट है वो आपको मांगना ना पड़े, वो आपको मिले, ठीक है। जैसे अगर आज कोई भी लेट्स से यूएस की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल, हालांकि इस तरह का भी कोई करंट सीन उस तरीके से है नहीं, लेकिन अगर फ्रांस के साथ कोई प्रॉब्लम होता है फॉर एग्जांपल और यूएन सपोर्ट करती है फ्रांस को, तो फ्रांस ले लेगा अपना राइट, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का मामला है, इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है, इवन पाकिस्तान और इंडिया के मामले में भी अगर बात करते हैं, तो अगर कोई ऐसी रेजोल्यूशन है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और पाकिस्तान उसके ऊपर कोई एडवेंचर करता है या कोई एक्सरसाइज करता है, तो एटलीस्ट अगर वो रेजोल्यूशन पाकिस्तान को सपोर्ट करती है तो पाकिस्तान के पास एक प्लेटफॉर्म ज़रूर होगा या एक बेस ज़रूर होगी कि हमने अपने राइट को किस तरीके से लेना है। आप आर्मीनिया अज़रबैजान का एक रिसेंट एपिसोड हुआ है, तो उसमें भी आपको आइडिया शायद हो कि जो रेजोल्यूशन यूएन की है ना वो सपोर्ट अज़रबैजान को करता था, अज़रबैजान ने बाय फोर्स ले लिया ना अपना हक, ले लिया। आपने देखा कि कोई रिस्पॉन्स आया हो? नहीं आया। किसी यूएस ने कोई उसके ऊपर मदद की होगी, आपने उस पर जंग की है, किसी किस्म कोई कमेंट रीजन बिहाइंड, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि लोग इसे डिसएग्री करें, लेकिन रीजन बिहाइंड दिस क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन सपोर्ट कर रही थी अज़रबैजान को और उन्होंने वो ले लिया, ठीक है। जिस तरीके से लिया, जिस मुल्क की मदद से लिया, उसमें डिबेट हो सकती है, वो एक स्टोरी है, लेकिन उन्होंने ले लिया और दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। So this is what I take out of the presence of or existence of UN. अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आपने भी जिक्र किया कि तकरीबन 30 मुल्क में आपने अपना वो इवेंट्स करवा चुके हैं, तो आप खुद कितने ममालिक में गए हैं? खुद तकरीबन
अभी काउंट नहीं है, लेकिन 30-40 कंट्रीज़ हो गए होंगे, लेकिन ट्रिप्स 100 से ज़्यादा हो गए होंगे। लाइक बहुत से मुल्कों में हम 5-5, 6-6 दफ़ा भी गए हैं। अभी भी मैं तकरीबन 7 दिन पहले मैं वापस आया हूँ लंदन से। हमारा एक इवेंट हो रहा था, उससे 5 दिन पहले मैं मोरक्को में था। अच्छा। और उससे 3 दिन पहले अगेन मैं लंदन में था। तो और उससे तकरीबन 2 महीने पहले हम ऑस्ट्रेलिया में थे। और कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मल्टीपल टूर्स हैं। फॉर एग्जांपल कतर में हम 5-6 दफ़ा जा चुके हैं, टर्की में हम 7-8 बार जा चुके हैं, दुबई में हम 5-6 दफ़ा जा चुके हैं, अज़रबैजान में हम मल्टीपल टाइम्स गए हैं, उज़्बेकिस्तान में हम मल्टीपल टाइम्स गए हैं, सऊदीया हम मल्टीपल टाइम्स गए हैं। तो ये टोटल ट्रिप्स जो है ना वो 70-80 या इतने होंगे। आपके इवेंट के अंदर डेफिनेटली डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, चाहे जिस भी मुल्क में गए हैं। ओवरऑल पाकिस्तानियों का क्या इमेज है लोगों के माइंडसेट? अच्छा, इसमें ये कि और इसमें स्पेसिफिकली आगे क्वेश्चन का आप कंप्लीट आंसर कीजिएगा कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं अदर देन पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स हैं जिनका इमेज पाकिस्तानियों के हवाले से पॉजिटिव है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि हम 30+ कंट्रीज़ में इवेंट कर चुके हैं, तो हमारे तकरीबन हर इवेंट के अंदर ही 80 to 90 डिफरेंट नेशनलिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा, राइट। एक तो ये कि हर इवेंट में ही तकरीबन 150-200 हमारे डेलीगेट्स होते हैं, और उसमें 80-90 डिफरेंट नेशनलिटीज़ होती हैं। तो हमें ये मौका ज़रूर मिला कि तकरीबन मैं ये क्लेम भी कर सकता हूँ कि दुनिया की इस वक्त कोई ऐसी नेशनलिटी नहीं है जिससे हम ज़ाती तौर पे मिले ना हों या उनसे कोई डिबेट ना की हो। तो तकरीबन उस हवाले से हम तकरीबन हर तरह के लोगों से मिल चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स भी ले चुके हैं, जो आपका सवाल भी है। तो उसमें आपने क्वेश्चन ये किया कि पाकिस्तान का इमेज क्या? अच्छा, वो ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि कोई वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। अच्छा। और मिसकंसेप्शन है, कन्फ्यूजन है, लोग इसको कंफ्यूज अफगानिस्तान से भी कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसमें मज़े की बात बताता हूँ। हालांकि हमें ये लगता है कि आज चूँकि डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज़ आपको चैट जीपीटी से भी पता लग जाती है, तो इन्फॉर्मेशन तो इजीली एक्सेसिबल है। पाकिस्तान के बारे में भी लोग रिसर्च कर सकते हैं। बट माई क्वेश्चन इज़ कि वो पाकिस्तान के बारे में रिसर्च करेंगे भी क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंट्री है, लेट्स से मैं कीनियन हूँ, मैं नाइजीरियन हूँ, या मैं बुरुंडी का हूँ, या मैं स्विट्जरलैंड का हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने पाकिस्तान को तो नहीं सर्च करना कि पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान को मैं अगर जानता हूँ तो वो कैसे जानता हूँ? होगा ये कि आज से कोई 5-6 साल पहले BBC में देख रहा था और वहाँ पे एक न्यूज़ चली, फॉर एग्जाम्पल, कि पाकिस्तान में ये अटैक हो गया। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो न्यूज़ चली गई, फॉर एग्जाम्पल मेरे नज़र से गुजर गई। हुआ ये कि वो एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि यार अच्छा, एक कोई कंट्री है पाकिस्तान और उसमें ये टेररिज्म एक्ट हुआ है। अब 5 साल बाद मैं जब किसी पाकिस्तानी से इंटरेक्ट करता हूँ या पाकिस्तान का नाम मैं सुनता हूँ, तो वही सबकॉन्शियस माइंड मेरा उसको रिफ्लेक्ट करेगा कि पाकिस्तानी है, अच्छा ये वो कंट्री है। उसका पहला सवाल यही होगा कि यार पाकिस्तान, परसेप्शन बिल्ड होगी ना। तो उसका क्वेश्चन ये होगा, पाकिस्तान हो यार, वहाँ पे तो बड़े हालात ख़राब हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो हम उसको बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जब हम उसको अपनी पिक्चर दिखाते हैं पाकिस्तान की, तो वो दंग रह जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और बल्कि वो हमसे मिलके ही, या हमारे इवेंट में फॉर एग्जांपल अगर लोग हैं पाकिस्तानी, बड़े अच्छी पर्सनालिटी वाले, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं हमारे, जितने हमारे डेलीगेट्स भी होते हैं, एक तो हम सेलेक्ट भी बड़े जो है ना कंपेटिटिव प्रोसेस से करते हैं। जो पाकिस्तानी फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है या कोई लड़का है जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है उसी हमारे ही इवेंट पे, तो वो उनके जो विजन्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो ऑलरेडी उनसे गुजर चुका होता है। और वो बाकायदा एडमिट करता है कि यार मैं तो कुछ और समझता था पाकिस्तान को। हम समझते थे कि जी वो जिस तरह एक तालिबान वाला अटायर है वो होंगे, औरतें जो हैं वो उनको कोई मतलब कि आज़ादी नहीं होगी, वो बुरके में कवर्ड हैं और इस तरह का प्लेटफॉर्म मतलब कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जबकि होता क्या है 180 डिग्री पे कि उस प्लेटफॉर्म को लीड ही पाकिस्तानी कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए जो है ना एक रियलिटी चेक भी बन जाता है। और हमें इस बात पे बड़ी खुशी है कि हम अपने लेवल पे पाकिस्तान के एम्बेसडर बनते हुए पाकिस्तान के परसेप्शन को पॉजिटिव करने की पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कामना साहब, ये बड़ी एक अजीब बात है कि एक तरफ आपने कहा है कि पाकिस्तानियों का या पाकिस्तान का इमेज इज़ नॉट गुड लोगों की नज़र में, दुनिया की नज़र में, बट पैरेलल में जब GPC का या ग्लोबल पीस चेन का जब वो फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं उसके अंदर, तो वो देखते नहीं है कि यार ये पाकिस्तानी रन कर रहा है, बैक एंड पे एक पाकिस्तानी है जिसका नाम कामरान जफ़र है। अच्छा। तो उस वक्त उनके जहन में कभी आपने पूछा या कभी उन्होंने आगे बताया इवेंट वाले डे कि हमारे जहन में तो पाकिस्तान के बारे में ये कॉन्सेप्ट था, पता नहीं, और जब हमने देखा कि आप इसको लीड कर रहे हैं तो उस हवाले से कोई मिसकॉन्सेप्शन बिल्ड होती है? एज ऑफ टुडे
our organization Global Peace Chain is a bigger brand. Already, for example, अगर कोई अप्लाई कर रहा है ग्लोबल पीस चेन के किसी इवेंट पे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ग्लोबल पीस चेन को गूगल पे सर्च करेगा, वेबसाइट देखेगा। अब जब वो वेबसाइट देखता है या उसको किसी ने रेफर किया होगा, उसके किसी फ्रेंड ने जो हमारा पास्ट में डेलीगेट रह चुका होगा, वो हमारी प्रेजेंस जब देखेगा फॉर एग्जांपल, तो क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको वहाँ से पता लगेगी। ठीक है। जब वो देखेगा कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूएन में इवेंट होस्ट किया हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन से ने 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इवेंट होस्ट किया हुआ है, और हमारी वेबसाइट पे तमाम इवेंट्स की रिपोर्ट्स पड़ी हैं, विच इज़ वेरी प्रोफेशनल, और हम क्लेम करते हैं कि हम जिस तरीके से ऑर्गेनाइज लेके चीज़ों को चल रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म से लेके चल रहे हैं, वो हमारे अपना जो मिजाज है ना एज अ नेशन, उसको भी मैच नहीं करता। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म तक चीज़ों को लेके जाएं, और वो जब चीज़ें कोई बंदा एक्सपीरियंस करता है तो वो ट्रस्ट फैक्टर तो उसको आ जाता है, अप्लाई वो कर देता है। कोई ये नहीं देखता फॉर एग्जांपल कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल को देखे, वो ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई एम नॉट श्योर वेदर आई टोल्ड यू और नॉट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन. We are registered in US. We are an American organization which has its network in more than 100 countries. तो वो जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहा है, उसके खुद के कंट्री में भी हमारा नेटवर्क मौजूद है. ठीक है, तो वो उस विजन से या उस परसेप्शन से हमारे पास आ रहा है. ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस इवेंट की हाईलाइट्स भी देख रहा है. तो ये वाला चैलेंज हमें नहीं आता, नहीं आता. लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं और वो ज़रूर उनको एक पॉजिटिव शॉक ज़रूर लगता है कि ठीक है जी यार, पाकिस्तानी इस लेवल पे लीड कर रहे हैं, तो दे एग्री. और उसके बाद जो हमारे साथ फेलो हमारे डेलीगेट्स भी होते हैं, तो वो भी अपना परसेप्शन ज़ाहिर है उधर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं. तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. हम कोशिश अपनी तरफ से इस चीज़ की कर रहे होते हैं कि एक अच्छा हम इंप्रेशन दें. और बड़ा वो क्योंकि माहौल ही ऐसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे इवेंट पे जो एक वाइब बनी होती है वो ऑलरेडी बड़ी पॉजिटिव होती है. ठीक है, पीस की बात हो रही होती है, एक्सेप्टेंस की बात हो रही होती है, डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं वहाँ पे, हर तरह का रिलीजन हमें जो है ना पार्टिसिपेट करता है, हर तरह का रंग पार्टिसिपेट करता है. इनफैक्ट हमारी जो सिलेक्शन होती है वो भी इंटेंशनली हम इसी तरह सेलेक्ट करते हैं. हम फंडेड सीट्स भी देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे हर इवेंट पे 80 लोग फंडेड होते हैं. लाइक ये भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ है. लेकिन जो 80 लोग हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दुनिया का हर रीजन कवर होता है और हर रंग कवर होता है, हर नस्ल, हर मज़हब भी कवर करते हैं, ताकि वो जो हमारी गैदरिंग बने उसके अंदर हर तरह के शख्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिले. हमारे अगर आप देखेंगे भी हमारी वेबसाइट पे जाके, तो जो हमारी सिलेक्शन होती है और जो लोग डेलीगेट सेलेक्ट होते हैं, अगर आप उसको एक कैंपस से उसको गुजारो भी ना फॉर एग्जांपल किसी क्राइटेरिया से, तो आपको पता लगेगा कि नंबर ऑफ जेंडर भी इवन की इक्वल है. जितने लड़के होंगे उतनी लड़कियां होंगी. अच्छा. और आपको वहाँ पे अफ्रीका के लोग भी नज़र आएंगे, आपको अरब वर्ल्ड के लोग नज़र आएंगे, एशियन नज़र आएंगे, आपको नॉर्थ अमेरिकन नज़र आएंगे, साउथ अमेरिकन नज़र आएंगे, यूरोपियन नज़र आएंगे, ओशनिया साइड नज़र आएगी, ऑस्ट्रेलिया वाली. और हर तरह का जो है आपको वहाँ पे डेलीगेट जो हम सेलेक्ट करते हैं वो नज़र आएगा. तो वो ऑलरेडी जो हमारी वाइब बनती है, जहाँ से बात शुरू मैंने की है, कि वो बड़ी पॉजिटिव होती है. एक्सेप्टेंस की बात हो रही होती है, रिलीजियस हार्मनी की बात हो रही होती है. और चूंकि हर बंदा इसी पैशन के साथ आया होता है कि उसने कोई कंट्रीब्यूट करना है पीस बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर अपनी तरफ से, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त हमारा एक इन्वायरमेंट बना होता है. और बहुत कुछ सीखने को भी हमें वहाँ से मिल रहा होता है. और वहाँ से बहुत से मिथ्स भी बस्ट हो रही होती हैं. हमारे नज़दीक भी बहुत से कंट्रीज़ का परसेप्शन जो है ना वो शायद उस तरीके से ना हो, लेकिन जब हम पर्सनली लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, नेटवर्किंग होती है, तो बिल्कुल परसेप्शन हमारा भी चेंज होता है. अनबायस्ड कॉन्शियसनेस होती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और वो दूसरा हमें रियल, अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंडियंस के साथ भी हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती बनती है. फॉर एग्जांपल, बल्कि सबसे अच्छी दोस्ती हमारी इंडियंस के साथ बनती है. अब पॉलिटिकल टर्म में हमारे उनके साथ मामलात भी हैं और वो हम डिस्कस भी करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारी दोस्ती है तो हम बड़े मीठे मीठे बातें करते हैं. हम बिल्कुल एक स्पाइसी डिस्कशन होती है हमारी इंडियंस के साथ. बल्कि अभी जो कैम्ब्रिज में इवेंट हुआ तो उसमें तो हम पॉडकास्ट भी साथ साथ कर रहे होते, तो उसमें मैंने एक जानबूझ के बड़ी स्पाइसी पॉडकास्ट भी करवाई है. तो ठीक है, हमारा अपना एक नैरेटिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, हम फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, उन्हें भी प्लेटफॉर्म देते हैं. और हम इक्वली जो है ना उस चीज़ को डिबेट की सूरत में लेके चलते हैं. और बिल्कुल हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनती है. तो इसी तरीके से हमारे इवेंट पे फॉर एग्जांपल आर्मीनियन भी होते हैं, आज़री भी होते हैं, मतलब आर्मीनियन और अज़रबैजान के लोग होते हैं, फिर यूक्रेन के भी लोग होते हैं, रशिया के भी लोग होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं, चाइनीज़ भी होते हैं, सारे हर तरह के लोग होते हैं. कथा कलामी कर रहा हूँ,
क्या इजरायली भी होते हैं? इजरायली ये एक इसराइल सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ना हम इसराइली पासपोर्ट जो होल्डर है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो मुस्लिम्स ही हैं जो पैलेस्टीनियन भी है ना, फॉर एग्जांपल वो भी अगर इस एरिया में अगर रहते हैं तो उनके पास पासपोर्ट इसराइल का होता है। तो उस टर्मिनोलॉजी में आप कह सकते हैं कि होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने इतने ममालिक में इवेंट करवाए हैं, वाई नॉट इन पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान में अदर कंट्रीज के लोगों को पाकिस्तान इससे अच्छा कोई मिथ बर्स करने का मेथड ही नहीं था कि आप पाकिस्तान में इवेंट करवाएं, उनको पाकिस्तान बुलाएं और पाकिस्तान के पॉजिटिव में दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस सवाल में ये कि एक तो जो हमने स्टार्ट किया बैक इन 2012 वो हमने पाकिस्तान से स्टार्ट किया और पाकिस्तान लेवल पे हमने नेशनल लेवल पे इवेंट किए। इंटरनेशनल इवेंट हमने अभी पाकिस्तान में कोई नहीं किया और वो इंटेंशनली ही नहीं किया। क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये कि हम अभी उससे पहले तो खैर अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं जो कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हो ही चुके हैं। प्लस ये कि जो पाकिस्तान में हमने इवेंट प्लान किया हुआ है वो हमने बहुत बड़े लेवल का इवेंट प्लान किया है। अच्छा। और उसके लिए हमने पास्ट गवर्नमेंट में भी पीएम को अप्रोच किया था और अभी करंट गवर्नमेंट में भी हमारा बल्कि एक मीटिंग स्केड्यूल भी है और वो हमने विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान करना है। ओके। ताकि हम पाकिस्तान में जब इवेंट करें, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी ख्वाहिश है कि जब पाकिस्तान का इवेंट हो या पाकिस्तान में जब हम लोगों को लेके आएँ तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हम लोगों को दें। तो उसके लिए हमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो है ना फुली सपोर्ट की ज़रूरत है और उस सिलसिले में हमने कुछ मीटिंग्स की हुई हैं और उसमें इंशाल्लाह अनकरीब हम पाकिस्तान में करेंगे। लेकिन दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट एवर फॉर पाकिस्तान एज फार एज यूथ इज़ कंसर्न एंड सिमिलर काइंड की जो डोमेन है उसमें। तो आई एम प्लानिंग टू एटलीस्ट कॉल मोर देन 1000 डेलीगेट्स ओके फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं और फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, प्लानिंग में है आप? प्लानिंग में। अच्छा, एक क्वेश्चन है, दो करें अगर इंडिया और इजराइल वहाँ पे इवेंट करने का मौका मिले तो करेंगे? इसराइल का जो पहली बात तो ये है कि आई एम अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर सो आई कैन नॉट गो ओवर देयर। ओके, ठीक है, ये तो एक टेक्निकल रीज़न भी आ गई। मगर और दूसरा आज के जो सिनेरियो चल रहा है उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलरली पीस की बात कर रही है वो इंटरेस्टेड भी होगी। इंडिया की जहाँ तक बात है, हम इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया में इवेंट कर सकते हैं। इवन कि हमारी अपनी जो टीम है इंडिया की वो प्रपोजल भी लेके आती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा नेटवर्क तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, तो इंडिया में भी हमारी टीम है, तो वहाँ पे बिल्कुल हम इवेंट कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं है। नहीं तो प्लान है अभी फिर वेरी नियर तो अभी फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अच्छा, तो इसराइल में क्यों नहीं करेंगे जब पीस का हमने एक सबक फैलाना है? पीस हमने पूरे वर्ल्ड इसराइल के साथ तो आज पूरी दुनिया का ही एक जो है ना समझ लें कि नज़रियाती इख्तलाफ चल रहा है ना, जो इस वक्त एक इसराइल को तो एज अ पाकिस्तानी मैं स्टेट ही नहीं मानता। ओके, ठीक है, तो अगर मैंने इसराइल में किया भी तो वो ग्लोबल पीस समिट पैलेस्टीन होगा। ओके, ठीक है। और दूसरा ये कि बेशक मैं नहीं मानता, अब रियलिटी के ऊपर आ जाते हैं, वो एक कंट्री तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अगर हमने वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट अगर हमने प्लान करना है तो उसके लिए काफ़ी टेक्निकल जो है ना चीज़ें जो है ना उसको देखना पड़ेगा, जाहिर है। और लेकिन आज की डेट में पाकिस्तानी होने के अलावा भी अगर मैं एक ग्लोबल सिटीज़न के तौर पे भी बात करूँ, एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे बात करूँ, तो वो उसको स्टेट का दर्जा मैं इसलिए नहीं देना चाहूँगा कि वो इस वक्त स्टेट की कोई जो एक्शन है उसको भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। सही है। वो दुनिया के किसी लॉ को नहीं मान रहा है, वो यूएन के किसी लॉ को नहीं मान रहा है, वो यूएन की किसी बात पे कान नहीं धर रहा है। तो एज नॉट ओनली पाकिस्तानी, एज अ ग्लोबल सिटीजन भी आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट इसराइल एज अ स्टेट फॉर नाउ। बाद में क्या होता है इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया एक अच्छी चीज़ जो जैसे वही हर शर्बे से खैर निकलती है, एक बहुत ज़बरदस्त काम जो हुआ है इस सारी एपिसोड में, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, ह्यूमन लाइफ बड़ी जो है ना उसका शहादतें हुई हैं, नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें यह है कि आज की डेट में एटलीस्ट जो एक पैलेस्टीनियन कॉज है वो वर्ल्ड वाइड हो चुका है। जिन लोगों से कभी उम्मीद भी नहीं थी मुस्लिम वर्ल्ड को कि वो आपके फ़लस्तीनी कॉज के लिए जो है ना वो निकलेंगे, आज पूरी दुनिया एक पेज पे मौजूद है। देयर आर सम पॉलिटिशियंस और सम गवर्नमेंट लीडर्स जो आज भी इसराइल को बैक कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़े वसूख के साथ क्लेम कर सकता हूँ पूरी दुनिया में जिस तरह हम घूमते हैं कि मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन।
ठीक है। तो जाहिर है किसी ना किसी लेवल पे जाके इंशाल्लाह ताला इसका कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, और जब सोल्यूशन निकलेगा, जो पाकिस्तान का एक ऑफिशियल स्टांस है कि जी हम 2 स्टेट जो है ना इस थ्योरी है या एग्जिस्टेंस है उसको हम सपोर्ट करेंगे, तो जब इस तरह का सोल्यूशन निकलेगा तो हम इसराइल में भी चले जाएंगे। गुड। अच्छा ये बताएं कि आपने डेफिनेटली इंडियंस के साथ काम किया है, इंडियन आपके डेलीगेशन में आते हैं, इंडियन जो पब्लिक है उनका पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या स्टेट टू स्टेट की बात नहीं कर रहा, लोगों का आपस में क्या पाकिस्तान की आवाम के बारे में राय है कि ये पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, या किस तरह के हैं? या जैसे अभी इससे भी मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और उन्होंने तो लाहौर के अंदर पोर्ट तबाह कर दी थी और कराची का एयरपोर्ट तबाह हो गया था, और उसके बाद आप लोगों ने डेफिनेटली इंडियन से मुलाकात की होगी, जाहिर है अभी उनसे हमने पॉडकास्ट भी किया है। तो कैसी क्या कन्वर्सेशन थी कि यार लाहौर में पोर्ट कहाँ से आ गई, कोई इस तरह की बातचीत हुई थी? अच्छा, इसमें ना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैं सपोर्ट करता हूँ एट वन पर्टिकुलर टाइम। जो आपका पहले सवाल का पहला पार्ट है कि जी परसेप्शन की बात है या वो क्या उनका हमारे तक रवैया होता है, मैं दोनों बताता हूँ, और दोनों का दोनों पर्सपेक्टिव के पीछे की जो लॉजिक मेरे नज़दीक है वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जो आपको इंटरनेशनल, आप ज़ाहिर है इंडियन से मिलेंगे, तो अभी तो इंडिया में नहीं है, इंडियन से मिले हुए होंगे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ज़ाहिर है वो किसी फॉरेन लैंड पे मिले होंगे ना, दुबई में मिले होंगे, कतर में मिले होंगे, सॉउदी में मिले होंगे, या किसी और यूके में मिले होंगे, या जहाँ भी हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे मिले होंगे। तो जाहिर है जो भी, एक पहली बात तो ये कि जो इंडियन एक फॉरेन लैंड पे जाता है वो उसकी परसेप्शन टोटली डिफरेंट होता है। पाकिस्तानी मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा उनकी दोस्ती आपस में ही होती है, इंडियंस और पाकिस्तान की। आप दुबई में चले जाएं, बहुत सारे लोग जो दुबई में रहते होंगे, लैंग्वेज की वजह से मल्टीपल रीजन है, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम फूड, ठीक है, तो डिस्कशन करने के लिए भी बहुत कुछ है, और क्या कहते हैं, एक कम्फर्ट भी होता है। दुबई में पाकिस्तानी तो बहुत रहते हैं ना, तो आपको बहुत से लोग ये बात करते हुए नजर आए होंगे कि यार कटे बैठ के मैच ही देख रहे होते हैं। ये इवन के ये जो एपिसोड ये वार वाली वो भी लोगों ने लाइव बैठ के आपस में देखी है। जाहिर है वो एक डिबेट ज़रूर हो रही होती है आपस में, लेकिन उसमें ये कोई एनमिटी या दुश्मनी वाला उस तरीके से फैक्टर नहीं होता। अब एंगल दूसरा, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो होते हैं पढ़े लिखे लोग, ठीक है, और वो डिफरेंट एक जो आप कह लें सोसाइटी की करीम होती है या इंटेलेक्चुअल होते हैं, उस तरह के लोग आते हैं, तो वो तो डेफिनेटली अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बड़ा क्लियर और बड़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो भी पीस की भी बात कर रहे होते हैं और वो फैक्चुअल बात कर रहे होते हैं। और ये जो अभी हमने एक इशारा दी है मीडिया का, जो इंडियन मीडिया, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अच्छा, इंडियन बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं। इनफैक्ट अभी हम जो कैम्ब्रिज इवेंट में थे, हमारे साथ इकरारुल हसन भाई थे, तो हमारे साथ जो इंडियन थे, हमने बड़ी डिटेल में ये डिबेट शुरू की कि कुछ सीखो यार हमसे। हमारे जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से सेंसिबल तरीके से रिपोर्टिंग की, और खुद इकरार भाई ने बड़े जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा मीडिया हाउस भी शो करता है उसके बारे में भी बड़ी डिटेल बात की कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरह की बदतमीजियां करें चैनल पे, हमें चैनल ही अलाउ नहीं करता। और वो उन्होंने एग्री किया कि बिल्कुल हम तो, यानी ये इंडियंस का पर्सपेक्टिव ये था कि हम तो खुद भी इन चैनल्स को जो इस तरह की बातें सनसनी फैला रहे होते हैं उनको लाइक नहीं करते। बट अगेन दूसरा जो मैंने कहा कि नैरेटिव भी सपोर्ट, मतलब कि उसके ऊपर भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये है कि अगर तमाम लोग ऐसे हैं तो फिर इलेक्शन जीतने के लिए मोदी को एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स क्यों देने पड़ते हैं? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, जो मास हो सकती है, ज़्यादातर लोग हो सकते हैं कि जो इस बात पे वोट देते हैं। तो दोनों परसेप्शन जो है ना मैंने आपको खुल के बता दिए हैं। जो पढ़े लिखी एक कम्युनिटी है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या इंडिया में, पाकिस्तान में यही है कि ज़्यादातर तो जो मास है वो ज़्यादातर इतने इंटेलेक्चुअल नहीं है, या वो इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर किया जा सकता है, तो उसको यूज़ किया जाता है फिर इंडिया में भी और इस तरह की और भी स्टेट्स में। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया है, अभी हमने रिसेंटली यूके में इवेंट करवाया और उसमें इकरारुल हसन साहब भी आए हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक मिथ है इकरार साहब के हवाले से कि इकरार साहब जो है डेफिनेटली सरेआम उनका एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट्स भी की हुई हैं। तो एक रॉन्गली मिथ है, पता नहीं वो सही है कि दुरुस्त है, कि यार ये तो पैसे लेके ना रेट्स करते हैं या इस तरह के काम करते हैं। आपसे कितने पैसे लिए थे? गुड वन। अच्छा, एक तो ये कि मेरे से क्यों पैसे लेने, मेरे पास कौन सा उन्होंने रेड किया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मिथ भी है, मुझे नहीं लगता। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ऑलरेडी बता चुका, रॉन्ग मिथ है। हाँ, मेरे ख्याल में तो वो रॉन्ग मिथ भी एग्जिस्ट नहीं करती। बहरहाल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो उफ माय गॉड,
अच्छा। व्हाट अ मैन ही इज़, वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। मैंने उनको 1 रुपया भी पे नहीं किया, और हमारी उनसे मुलाकात हुई एक रेफरेंस से ही, हमारी मीटिंग हुई, मैंने उनको एक्सप्लेन किया अपने इनिशिएटिव्स, तो ही वाज वेरी मच पॉजिटिव और अप्रिशिएट उन्होंने इतना किया कि उनको मैंने एक दफ़ा कहा कि हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहते हैं, एंड ही अग्रीड, एंड विद इन 5 डेज़ ना हमारा प्लान था यूके में जाने का, तो विद इन 5 डेज़ जो है वो हमारे पास वहाँ पे आए कैम्ब्रिज के इवेंट पे, और उन्होंने वहाँ पे एक तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया, और उन्होंने क्या हमारे साथ टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। मुझे बिल्कुल भी ये इस तरह की फीलिंग नहीं आई कि उनमें कोई एटीट्यूड होगा, वेरी सपोर्टिव, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे ख्याल में ये उनका अपना एक विजन भी है कि पाकिस्तानी यूथ अगर कोई पॉजिटिव काम कर रही है तो उसको प्रमोट करे। तो बिल्कुल भी अगर इस तरह की किसी के जहन में कोई बात है कि उन्होंने कोई चार्ज किया, तो बिल्कुल भी ज़ीरो। अच्छा, free of cost। इनफैक्ट वो अपना खर्चा करके आए। अच्छा, तो दिस इज समथिंग सीम्स अनरियलिस्टिक, बट इट इज़ द फैक्ट। इनफैक्ट हमने उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। भाभी भी थी हमारे साथ ही आई हुई थी, फरा इकरार, वेरी नाइस, वेरी डिसेंट लेडी शी इज़। बिल्कुल हमने उनके साथ उनकी कंपनी को बड़ा इंजॉय किया, और बड़ा कुछ सीखने को भी मिला उनसे, और बहुत ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। इकरारुल हसन साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं या उनकी जो गुफ्तगू से तो बड़े पेट्रोटिक लगती हैं। अच्छा, मज़े की बात, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात की, वेरी गुड। क्या बात की। 2 दिन वो आए हैं हमारे पास इवेंट में, हालांकि शायद हम भी वो जुर्रत ना कर पाए, हालांकि हम भी अपने आप को बड़ा पेट्रियोटिक कहते हैं कि हम यूके में हों और शलवार कमीज पहन के सड़कों में घूम रहे हों। वो शख्स इकरार भाई ने 2 दिन, हालांकि एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और एक दिन हमारा जो ड्रेस कोड था वो था भी फॉर्मल ना, यानी कि पैंट कोट में ही थे, वो उस दिन भी शलवार कमीज पहन के आए हैं और बड़े प्राउडली पहन के आए हैं, और साथ जो वो वास्किट पहन के आए थे, इतना बड़ा झंडा उस पर लगा हुआ था पाकिस्तान का। अच्छा। तो ये चीज़ें भी बड़ा मुझे शॉकिंगली इम्प्रेस किया, और बड़ा मुझे अच्छा लगा, और मैंने बाकायदा उनको ये कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि यार आप ने वाकई जो है ना बड़े पेट्रियटिज्म का जो है ना मुजाहिरा किया, और वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट भी किया, इंडियंस के साथ भी किया, बाकी हर तरह की नेशनलिटीज़ के साथ किया, तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमारा रहा उनके साथ। रमन भाई, लास्ट क्वेश्चन है, जीपीसी के आपके डेफिनेटली इवेंट्स होते रहते हैं, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि इस पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे अप्लाई करना, और अपकमिंग इवेंट कौन कौन से आपके। बहुत अच्छी बात है। इसमें जो मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि जो हमने बीच में बात की कि हम स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं ना, तो तकरीबन अभी अपकमिंग इवेंट हमारा आजकल एप्लीकेशन ओपन है, ग्लोबल पीस समिट पेरिस में हम कर रहे हैं, पेरिस में, हाँ, जनवरी में 2026 के। तो उसमें अभी एप्लीकेशन ओपन है कि कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, और उसमें हम 20 फुली फंडेड सीट्स देंगे। अब जो फुली फंडेड हमारी सीट्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें रिटर्न एयर टिकट, 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन, मील्स, कॉन्फ्रेंस फी 100% स्कॉलरशिप के साथ वेव ऑफ होती है, और बाकी जितने भी एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे कवर करती है ग्लोबल पीस चैन ऑर्गेनाइजेशन। सही है। 20 लोगों का, प्लस 60 हमारे पार्शली फंडेड है, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, उनको कुछ नहीं देना। एप्लीकेशन फी हमारी जरूर होती है जब वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं फुली फंडेड, देन दे नीड टू पे $0 एट ऑल। उसके अलावा फिर 60 सीट्स जो है हमारे पास पार्शली फंडेड की हैं, उस में भी ये तमाम पर्क्स हम देते हैं, सिर्फ एयर टिकट नहीं देते, बाकी वो अकोमोडेशन, मील्स, ब्रेकफास्ट, 100% स्कॉलरशिप ऑन कॉन्फ्रेंस फी एंड ऑल दैट। अप्लाई करने का तरीका भी सिंपल है, एक हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें हम बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, बायोग्राफी पूछते हैं, उनका इवेंट पे क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स से इस तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं, वो जब फिल कर देते हैं और तमाम हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो हम उनको मार्क करते हैं ना उनके आंसर्स की बेस पे, जो उनके विजन या वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी किया, उसकी बेस पे हम मार्किंग करते हैं ईच एप्लीकेशन को, और जो उसमें टॉप पे मार्किंग वाले आते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं फुली में, और बाकी पार्शल में, और बाकी कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट और ये आप सेलेक्ट करते हैं? इसके लिए हम एक न्यूट्रल बोर्ड बनाते हैं इंटरनेशनल लोगों का, एक सिलेक्शन बोर्ड बनता है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम वही हमारे पास्ट डेलीगेट्स होते हैं जो फुली फंडेड सेलेक्ट हुए होते हैं, उन्हीं का हम बोर्ड बनाते हैं, वो ईच एप्लीकेशन को मार्क करते हैं, फिर वो उनसे रिकमेंडेशन लेते हैं। हम हर कंट्री से, आप उनको कहा जाता है कि वो अपना जो है रिकमेंडेशन दें हर कंट्री से, फिर जिसके मैक्सिमम मार्क्स उन्होंने दिए होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं फुली में, और बाकी इस तरीके से पार्शल में, और अच्छा, दिस इज हाउ इट विल गो। सही
सही। आपके जो ग्लोबल पीस चेन की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, हाँ, ऐसे ही है? globalpeacechain.org हमारी वेबसाइट है। गूगल पे भी आप सिर्फ ग्लोबल पीस समिट पेरिस लिखेंगे तो आपको लिंक्स आपका मिल लिंक जाएंगे। मैं globalpeacechain.org/paris जो अभी हमारा अपकमिंग इवेंट है पेरिस में, उसका लिंक ही है globalpeacechain.org/paris। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा ताकि आप लोगों के लिए अप्लाई करने में आसानी हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कामरान भाई, बहुत शुक्रिया जी, आपको आपने बड़ा टाइम शुक्रिया। निकाला, टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। उम्मीद है कि आप ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा कि हम पैलेस्टीन के अंदर भी ग्लोबल पीस चेन का हाँ इंशाल्लाह, व्हाई नॉट।